नमस्कार दोस्तों, ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम आर्टिकल 22 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A को समाप्त किया था। ठीक है, तो अब जो आर्टिकल है, आर्टिकल 22, वो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अंतिम आर्टिकल है कि आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 के अंतर्गत क्या है, तो इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 22 को देखते हैं कि संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। क्योंकि आर्टिकल 21 को हमने देखा, 20 को देखा और उससे संबंधित विस्तृत व्याख्या भी देखी कि संसद ने क्या कानून बनाया और क्या प्रावधान है, उसी को समझने में हमको बहुत टाइम लगा। भले ही आर्टिकल वो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन उनको समझने में बहुत ही समय लगा। बहुत ही डेप्थ में जा कर के हमने आर्टिकल 20, 21, यहाँ तक कि आर्टिकल 19 को भी देखा कि कैसे प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार बना। फिर हमने आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार के तहत बहुत सारे मुद्दों को देखा। ठीक है, तो इन सब को हमने देखा। और आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल है हमारा 22, आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि ये रोकता है मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरोध यानी कि नज़रबंदी से, ठीक है, संरक्षण प्रदान करता है। क्या बोलता है? ये बोलता है कि मनमानी गिरफ्तारी, मनमानी गिरफ्तारी, मनमानी गिरफ्तारी तथा निवारक नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। क्या बोलता है ये? जो संविधान में लिखा वो है कि मनमानी गिरफ्तारी तथा निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। संविधान में नज़रबंदी नहीं, यहाँ निरोध का शब्द प्रयोग किया गया, निरोध शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संविधान में निरोध, निवारक निरोध से संरक्षण, लेकिन निरोध का मतलब होता है नज़रबंदी। ठीक है, तो क्या कहता है कि मनमानी गिरफ्तारी तथा निवारक नज़रबंदी से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 है। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कि कोई पूछता है कि बताइए आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल 22 क्या कहता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि महोदय, आर्टिकल 22 कहता है कि मनमानी गिरफ्तारी तथा निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। यानी कि मनमानी गिरफ्तारी, आपको कोई अपने मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसमें आर्टिकल में क्या कहा गया? पहले कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना होगा। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना होगा। ठीक है, क्या होगा? गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना होगा। ठीक है, एक ये हो गया, लिख लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कारण बताना होगा। ठीक है, तो उसे एक बार इनको मोटा मोटा लिख लेते हैं हम। तो आर्टिकल क्या कह रहा है? पहला आर्टिकल 22 कह रहा है कि ये मनमानी गिरफ्तारी, ठीक है, क्या? मनमानी गिरफ्तारी, ठीक है, तथा निवारक नज़रबंदी। क्या? निवारक नज़रबंदी, नज़रबंदी से संरक्षण। ठीक है, ये है, ये आर्टिकल 22 है, देखा। लेकिन इसमें क्या है कि पहला क्या बोलता है? इसमें पहला कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को, किसको?
गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना होगा। क्या बताना होगा? कारण, कि किस कारण से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, कारण बताना होगा। दूसरा बोल रहा है कि इस आर्टिकल में क्या कहना है कि मनमानी गिरफ्तारी से तथा निवारक नजरबंदी से संरक्षण। तो उसमें पहला पॉइंट है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना होगा, क्योंकि ये संरक्षण प्रदान कर रहा है। अगर कोई आपको गिरफ्तार करता है, किसी व्यक्ति को अगर पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, तो पुलिस को उस व्यक्ति को कारण बताना होगा। ठीक है, फिर इसमें है कि इसमें मनमाने वकील से क्या ले सकता है? वो सलाह ले सकता है, सलाह लेने का अधिकार। ठीक है, सलाह लेने का अधिकार। ठीक है, कि वो अपने मनमाने वकील से सलाह ले सकता है। ठीक है, अगला क्या है कि उसको 24 घंटे के अंदर, क्या है, उसको 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट, कौन? नजदीकी मजिस्ट्रेट के नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हैं कि इसमें अवकाश का समय तथा यात्रा का समय सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? यात्रा का समय सम्मिलित नहीं है और अवकाश का समय, ये कंडीशन है इसकी। अब ये है आर्टिकल 22। अब इसको हम समझते हैं कि आर्टिकल 22 क्या कहता है। ये तो संविधान की भाषा है और आप जानते हैं कि संविधान की भाषा बहुत ही जटिल है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 कहता है कि मनमानी गिरफ्तारी, यानी कि आपको ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, तभी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे नहीं किया जा सकता, उसको कारण बताना होगा, उसको रीजन बताना होगा। तो क्या कहता कि मनमानी, यही कि गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना होगा। अगर मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, ठीक है, और पुलिस इसको अरेस्ट करती है। ठीक है, पुलिस इसको अरेस्ट करने जाती है, तो ये कहेगा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये पूछने का अधिकार है, इसका फंडामेंटल राइट्स है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पुलिस को उसको कारण बताना होगा कि आपको इस अपराध के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा है, कि उसे मनमाने वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है, अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने वकील से मिले, वो अपने वकील से सलाह ले सकता है, क्योंकि अब व्यक्ति, हर कोई संविधान का या कानून का विशेषज्ञ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने वकील से, मनमाने वकील से सलाह ले सकता है, मिल सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मनमाने वकील से सलाह लेने का अधिकार। ठीक है, यह है आर्टिकल 22 में कि वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इस ए को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो इस ए का अधिकार है कि वो अपने मनमाने वकील से सलाह ले सकता है
कि कैसे हम छूटें, कैसे हमें आज़ादी मिले, यानी कि गिरफ्तारी से हम छूटें। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये एक व्यापारी है। ठीक है, ये एक व्यापारी है, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब व्यापारी को नहीं पता है क्योंकि इसने किसी सामान को कम दिया था। ठीक है, 2 किलो देना था और इसने 1 किलो 800 ग्राम दी है, 200 ग्राम कम कर दिया। तो पुलिस उस जुर्म में इसको गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस इसको बोलती है कि अब तुम्हें 3 साल की सजा होगी। ठीक है, तो नहीं जानता ये व्यापारी है, लेकिन जब ये अपने वकील से मिलेगा, जब ये अपने वकील से मिलेगा तो वकील इसको बचा लेगा। वकील कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो इसी के चलते हमने संविधान सभा में और जो संविधान के विशेषज्ञ थे, जब संविधान निर्मित हो रहा था तो उन्होंने इस प्रावधान को डाला कि व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। देखेंगे कि इसके भी कुछ अपवाद हैं, लेकिन पहले जो आर्टिकल 22 है जो उसका मूल स्वरूप है उसको देख लेते हैं कि उसमें और क्या है। ठीक है, फिर अगला बोलता है इसमें कि 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, अगर पुलिस किसी अपराधी को या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे के अंतर्गत एक नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और इसमें क्या लिखा है कि इसमें अवकाश का समय, क्या कंडीशन है, इसमें अवकाश का समय और यात्रा का समय शामिल नहीं है। इसमें क्या नहीं है, इसमें अवकाश का समय और यात्रा का समय शामिल नहीं है। ठीक है, अब कोई मान लेते हैं ये अपराधी है, पुलिस इसको किसी बहुत दूर इलाके में पकड़ती है, जंगल के इलाके में पकड़ती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक अपराधी है और पुलिस उसको किसी जंगल के दूर दराज इलाके में पकड़ती है, अरेस्ट करती है। ठीक है, अब मान लेते कि वहाँ से मजिस्ट्रेट की दूरी 2 दिन बाद पहुँचता है। कितना लगता है? 2 दिन। ठीक है, तो अब ये नहीं होगा कि 48 घंटे लग गए उसको, नहीं। जब वो उस सीमा में पहुंच जाएगा तो वहां से अगर नजदीक है 24 घंटे तो उसको समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जैसे कोई अपराधी है जैसे ए, ठीक है, और ये दिल्ली में है तो यहाँ से न्यायालय कितनी दूर है? 2 घंटे। अगर यहाँ पकड़ जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 था। और इसमें कुछ अपवाद है कि किन व्यक्तियों को, लेकिन 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिन पर ये लागू नहीं होता है। वो कौन है? वो हैं जैसे कि, लेकिन ये 2 प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, 2 प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। ठीक है, यानी कि इनको कौन है? पहला, अब इसमें 2 व्यक्ति हैं कि इनको आर्टिकल 22 का संरक्षण नहीं मिलता है, यानी कि आर्टिकल 22 इन 2 व्यक्तियों के लिए नहीं है। पहला कौन सा है? शत्रु देशी है। क्या लिखा? शत्रु देशी है। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा है कि निवारक निरोध के तहत, निवारक निरोध के तहत, निवारक निरोध के तहत नजरबंदी के तहत गिरफ्तार। ठीक है, क्या लिखा कि शत्रु देशी है। शत्रु देशी है यानी कि जो शत्रु देश है, शत्रु देशीय क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को आर्टिकल 22 उपलब्ध नहीं है जो शत्रु देशीय है। और यहाँ शत्रु देशीय वर्तमान में अभी कोई शत्रु देशीय नहीं है। ठीक है, तो शत्रु देशीय क्या होता है? जो शत्रु देशीय होता है इसको बोलते हैं एनेमी एलियन, एनेमी एलियन। ठीक है,
एनेमी एलियन। तो जो शत्रु देशीय होता है, शत्रु देशीय का मतलब है यहाँ कि जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, ठीक है, तो उसको हम शत्रु देशीय मानते हैं। अगर किसी के साथ युद्ध चल रहा हो, जैसे ये एक देश है, ठीक है, और इसका किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, बी के साथ, तो युद्ध के समय जो इसके यहाँ नागरिक होंगे तो उनको भी एक शत्रु देशीय नागरिक माना जाएगा। और उन्हें अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर युद्ध जिस देश के साथ, मान लेते हैं कि भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है, अगर उस समय जितने भी पाकिस्तान के नागरिक भारत में होंगे, जितने भी पाकिस्तान के नागरिक भारत में होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनको ये अधिकार नहीं है कि उनको कारण बताया जाए, ठीक है, ना ही उनको ये अधिकार हो कि है कि वो अपने मनमाने वकील से मिल सकें, ये भी अधिकार नहीं है। और ना ही वो अधिकार है उनको कि उनको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सामने रखा जाए। वो कंडीशन क्या है कि कब न्यायालय के सामने जाएगा ये मुद्दा, तो वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी ये है कि ये अधिकार सिर्फ दो व्यक्तियों को नहीं है, दो प्रकार के व्यक्तियों को नहीं है। वो कौन है? पहला है शत्रु देशीय, कि जो शत्रु देशी है उसको ये अधिकार नहीं है। और दूसरा है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार, कि ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत मान लो कि तुम जो देश में बनाए गए हैं देश की सुरक्षा के लिए और देश की एकता अखंडता को, उससे संबंधित कोई कानून है, जैसे एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका, अगर उसके तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको ये कारण नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है निवारक निरोध। और इसके तहत किसी व्यक्ति को कितने भी दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया था तो वहाँ के कई नेताओं को इसी कानून के तहत, निवारक निरोध कानून के तहत उनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। अब क्या है, अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि ये पुलिस किसी को पकड़ लेती, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। अब व्यक्ति को न्यायालय के सामने ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? न्यायालय के सामने, ठीक है। ये न्यायालय के सामने गया, पुलिस ने उस अपराधी को या उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया है उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है, ठीक है। अब न्यायालय चाहे तो क्या कर सकता है? उसको जमानत दे सकता है, जमानत दे सकता है। दूसरा, उसे क्या बोल सकता है? उसे पुलिस हिरासत में रख सकता है, ठीक है, पुलिस गिरफ्तारी में रख सकता है, ठीक है, पुलिस गिरफ्तारी में रख सकता है या हिरासत में रख सकता है, ठीक है, या उसे न्यायिक हिरासत में रख सकता है। ठीक है। अब कोई अपराधी, मान लेते हैं कोई अपराधी है, उसको पुलिस पकड़ कर लाती है, ठीक है, पकड़ कर लाती है। अब जब वो न्यायालय के सामने जाता है तो न्यायालय क्या होता है कि न्यायालय जो है वो सबूतों के और साक्ष्यों के आधार पर चलता है, ठीक है, सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर चलता है। अब उसको ऐसा कोई सबूत या साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर उसको सजा मिले या गिरफ्तारी किया जा सके, ठीक है। तो न्यायालय क्या कहेगा उसको? न्यायालय उसको जमानत दे सकता है, ठीक है, छोड़ देगा कि जाओ। लेकिन पुलिस बोलती है कि छोड़ते रहे हो, लेकिन ये एक अपराधी है, ये एक अपराधी है, छोड़
तो पुलिस क्या कहेगी कि हम इसको न्यायालय क्या कहेगा कि हम इसको जमानत दे रहे हैं, और बोलते ना कि तुम तारीख पे आते रहना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तुम जब भी तारीख हो तुमको न्यायालय में हाजिर होना होगा, ठीक है। तो जमानत दे सकता है। फिर है कि पुलिस हिरासत यानी कि गिरफ्तारी में भेज सकता है। मान लेते हैं कि ये ए है और इसने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, मर्डर किया है, लेकिन आपको पता है कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और इससे इसको आर्टिकल 21 के तहत क्या प्राप्त, सॉरी, इसको प्राप्त है कि इसके ऊपर ये स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए ये बाध्य नहीं है, तो इसको ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो अब ये इस मर्डर को कबूल नहीं करता है और इसको 24 घंटे के अंदर का पुलिस न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर देती है, ठीक है। ए ने किसी का खून किया है, ओके। अब पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है बी के मर्डर में, ठीक है। ए ने बी का मर्डर किया, ए ने बी का मर्डर किया। अब पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है ए को, ठीक है, किसमें, इसमें बी के मर्डर में, और बताती है कि आपको बी के मर्डर में गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। अब ये जाता है 24 घंटे के अंतर्गत किसके पास, न्यायालय के पास, और न्यायालय बोलता है इसको सजा देने वाला, इसको छोड़ने वाला होता है, ठीक है, क्योंकि सबूत को क्या पाऊँ, पुलिस को पता है, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसी ने खून किया है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन अभी अधूरी है, ठीक है। तो अब ये न्यायालय जाता है, तो इसमें न्यायाधीश क्या कर सकता है, पुलिस बोलेगी कि अभी हमें इससे और जानकारी लेनी है, इस मर्डर की और जानकारी लेनी है, इसलिए इसको पुलिस कस्टडी में दी जाए, जिसको बोलते हैं कस्टडी। आप हमेशा सुनते हैं कि फला व्यक्ति को 7 दिन की कस्टडी या 6 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया, तो वो यही होता है कि न्यायालय बोलेगा कि ठीक है 7 दिन पुलिस हिरासत। अब जो 7 दिन है वो कहाँ रहेगा, वो पुलिस के पास रहेगा, थाने में। किसकी गिरफ्तार में, पुलिस। अब पुलिस उसको 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस नहीं ले जाएगी, अब वो 7 दिन के बाद ले जाएगी न्यायालय के पास। कब ले जाएगी, 7 दिन के पास, ठीक है, क्योंकि उसको न्यायालय से परमिशन मिली हुई है, ठीक है। अब एक होती है न्यायिक हिरासत, क्या होती है, न्यायिक हिरासत। ये कौन सी थी, पुलिस हिरासत या पुलिस गिरफ्तारी। दूसरी होती है न्यायिक हिरासत, जुडिशियली कस्टडी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को मान लेते हैं कि इसने बी का मर्डर किया है, ठीक है, बी का मर्डर किया है, सारे साक्ष्य और सबूत इसके पक्ष में, तो इसको जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। कहाँ भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। इसी को बोलते हैं न्यायिक हिरासत, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, न्यायिक हिरासत। यानी कि न्यायिक हिरासत में व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है और पुलिस गिरफ्तारी में व्यक्ति को पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है, जिससे पुलिस उस अपराध से संबंधित सूचना या जो भी उसका अधूरा कार्य होता है वो उसको पूछती है, जो भी कार्य हो वो करती है। लेकिन पुलिस गिरफ्तारी का मतलब यही है कि उसको जेल नहीं भेजा जाता है, पुलिस के कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है। और न्यायिक हिरासत में क्या होता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि शत्रु देशीय क्या होता है। हमने देखा था कि ये अधिकार किसको नहीं मिला हुआ, शत्रु देशीय को, ठीक है, किसको नहीं मिला हुआ, शत्रु देशीय को, ठीक है। तो शत्रु देशीय देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कहती है, क्योंकि ये दो व्यक्तियों को नहीं है, एक निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति और शत्रु देशीय, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। अब देखते हैं शत्रु देशीय, ठीक है, शत्रु देशीय। शत्रु देशीय की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं कि शत्रु देशीय नागरिक क्या होते हैं या शत्रु देशीय व्यक्ति क्या कहते हैं, कि ऐसे देश के नागरिक, क्या, ऐसे देश के नागरिक, ऐसे देश के नागरिक, ठीक है, ऐसे देश के नागरिक, ऐसे देश के नागरिक जिस देश के साथ, ऐसे देश के नागरिक जिस देश के साथ
ऐसे देश के नागरिक जिस देश के नागरिक के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। क्या चल रहा हो? भारत का युद्ध चल रहा हो। युद्ध चल रहा हो, ठीक है। परिभाषा क्या कर रही? शत्रु देशीय की परिभाषा बोल रही है कि शत्रु देशीय कि ऐसे देश के नागरिक, क्या? ऐसे देश के नागरिक जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। मान लो ये देश है और ये भारत है, ठीक है। इन दोनों के मध्य क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा हो, ठीक है। अब ये देश के कुछ नागरिक हैं जो भारत में हैं, ठीक है। ये देश के कुछ नागरिक कहाँ हैं? भारत में हैं। लेकिन भारत का और इसके साथ क्या चल रहा है? इसके साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है, ये देश के साथ। तो ये जो व्यक्ति हैं तो इनको आर्टिकल 22 का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। इनको मनमानी गिरफ्तारी तथा निवारक नजरबंदी से संरक्षण प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये शत्रु देशीय हैं और शत्रु देशीय को आर्टिकल 22 मनाही करता है कि इनको ये आर्टिकल प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा होता है कि निवारक निरोध के तहत क्या होता है? निवारक निरोध। इसको भी देख लेते कि निवारक निरोध क्या कहता है। निवारक निरोध, ठीक है। निवारक निरोध कि किसी व्यक्ति को, ये कानून, ये जो अवधारणा है ये कहती है, ये आर्टिकल इसमें जो दूसरा है कि पहला तो था कि शत्रु देश को प्राप्त नहीं हो, दूसरा है कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को आर्टिकल 22 प्राप्त नहीं है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? एक सेकेंड। आर्टिकल ये निवारक निरोध है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि किसी व्यक्ति को क्या होता है कि जब वो अपराध नहीं किया, अपराध किए बिना, किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना भविष्य में अपराध किए जाने के आधार पर, जाने की आशंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना। क्या? आशंका पर गिरफ्तार करना, ठीक है। क्या बोलता है निवारक निरोध? कि किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा होता। मान लेते हैं ये व्यक्ति है और इसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन भविष्य में किए जाने की आशंका रहती। भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर, मान लो ये भविष्य में कोई अपराध कर सकता है। भविष्य में कब कर सकता है? भविष्य में, संभावना के आधार पर, यानी भविष्य क्या हो गई? संभावना। तो उसके आधार पर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, निवारक निरोध के तहत। जब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे आर्टिकल 22 प्राप्त नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, अब पुलिस को सूचना मिलती है कि ये बी का मर्डर करने वाला है, पुलिस को सूचना मिलती है, ठीक है। अब ये सूचना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मान लेते हैं कि ए का मूड बदल जाता है कि हम बी का मर्डर नहीं करेंगे, ठीक है, और एक है कि करेंगे, पुलिस को सूचना मिलती है, ठीक है। अब पुलिस क्या करेगी? इसको गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। क्या कर लेगी? गिरफ्तार।
इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी इस आधार पर कि शायद ये भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक। तो इसे ही बोलते हैं निवारक नजरबंदी, ठीक है, निवारक नजरबंदी, ये हो गया। अब एक और होती है दंडात्मक नजरबंदी। क्या होती है? दंडात्मक नजरबंदी। अगर कहीं सुनने में आ जाए कि निवारक नजरबंदी क्या होती है, तो निवारक नजरबंदी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना, अपराध अभी उसने किया नहीं है, अपराध किए बिना भविष्य में अपराध की आशंका पर, क्या है कि वो भविष्य में ऐसा अपराध कर सकता है, सिर्फ संभावना और आशंका के आधार पर अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे हम निवारक नजरबंदी कहते हैं। तो उसे हम निवारक नजरबंदी कहते हैं। क्या कि किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना, अगर उसने अपराध नहीं किया है तब भी, कब, जब संभावना हो जाए कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, ठीक है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे कहा जाता है निवारक निरोध। तो ऐसे व्यक्ति को आर्टिकल 22 का संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आर्टिकल 22 का संरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं निवारक निरोध। अब एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं दंडात्मक। क्या बोलते हैं? दंडात्मक नजरबंदी। ये भी शब्द सुनने को मिलता है कि दंडात्मक नजरबंदी क्या है। तो हम कह सकते हैं कि दंडात्मक नजरबंदी निवारक नजरबंदी से अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को अपराध होने के पश्चात, अपराध होने के पश्चात, अपराध होने के पश्चात गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, गिरफ्तार किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को, उसने कोई अपराध नहीं किया जाता है लेकिन वो अपराध कर चुका होता है, उसके बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है। तो इसे कहते हैं दंडात्मक नजरबंदी, दंडात्मक नजरबंदी। अब हम देख लेते हैं कि भारत में क्या स्थिति है, ठीक है, भारत में क्या स्थिति है। तो जो नजरबंदी है, भारत में नजरबंदी है, वो समवर्ती सूची का विषय है। किस का विषय है? वो है समवर्ती सूची का विषय है। क्या है? निवारक नजरबंदी किसका विषय है? वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। ये समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची जब हम संघवाद पढ़ेंगे, फेडरेशन पढ़ेंगे, तो वहां आती है। हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है। समवर्ती सूची ये होती है कि इसमें राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये सूचियां जब हम संघवाद पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि संघ सूची क्या होती है और समवर्ती सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, ठीक है। तो निवारक निरोध नजरबंदी वाला किसके तहत आता है? समवर्ती सूची के तहत, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि NSA, देश में अभी एक ही कानून है केंद्र का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं रासुका। क्या बोलते हैं? रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है। जैसे स्टेटों में देखते हैं आप, यूपी को का, ठीक है, मको का, तो ये किसने बनाया? ये स्टेट ने बनाया और ये
कानून होते हैं, इनके तहत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि यूपी में ज़्यादा क्राइम होता है, महाराष्ट्र में भी ज़्यादा क्राइम होता है। ठीक है, तो ये राज्यों ने बनाया, लेकिन अगर केंद्र का कानून देखें तो सिर्फ है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत किसी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे आर्टिकल 22 प्राप्त नहीं होता है, ये याद रखना, अपवाद में आता है। ठीक है, तो क्या ऐसे ही किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ज़्यादातर ये नेताओं के होता है, कि जैसे हमने बताया था अभी कि जब जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 का जो विशेष प्रावधान था, उसको राष्ट्रपति के आदेश से उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ के जो लीडर थे, वहाँ के जो नेता थे, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई अव्यवस्था फैला दें, या जो भी गतिविधियां हो, आतंकवादी गतिविधियां हो, जिससे जनता को परेशानी हो जाती, तो उनसे बचने के लिए उनको एनएसए एक्ट के तहत उनको नज़रबंद कर लिया जाता है। ठीक है, अब क्या है, इसकी कुछ शर्तें हैं, यानी कि कुछ सीमा हैं कि इन सीमाओं के तहत ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पहला क्या है कि राज्य की सुरक्षा, लिख लेते हैं पहले, राज्य की सुरक्षा। दूसरा है इसमें कि लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, इसी को कभी कभी हम बोल देते हैं कानून व्यवस्था। ठीक है, और तीसरा है इसमें कि जो विदेशी राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, विदेशी राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, विदेशी राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। ठीक है, विदेशी राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। और चौथा है आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति। ठीक है, तो अब ये कानून क्या कहता है? ठीक है, अगर किसी को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाता है, और ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें होता है कि राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई होना चाहिए। ठीक है, राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि वो व्यक्ति लोक व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार हो, कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये लोक व्यवस्था को भंग कर देगा, तो ये लोक व्यवस्था को भंग कर देगा। विदेशी राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि भारत के रसिया के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है, भारत के रसिया के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है। ठीक है, अब पुतिन जी आते हैं राष्ट्र भारत। ठीक है, कहाँ आते हैं? यहाँ। अब यहाँ कुछ लोग हैं जो उस विचारधारा या उस देश से समर्थन नहीं करते हैं कि भारत दे, और वो सोच रहे हैं कि पुतिन जी को पोत दिया जाए, ऐसी संभावना पुलिस को मिलती है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? तो उसे 90 दिन तक गिरफ्तार किया जा सकता है, 90 दिन या 3 माह। ठीक है, 90 दिन या 3 माह तक अधिकतम गिरफ्तार रखा जा सकता है, नजरबंदी में रखा जा सकता है। अगर किसी को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अधिकतम 3 माह या 90 दिन तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। अगर इससे अधिक गिरफ्तार रखना हो, अगर इससे अधिक नजरबंदी रखना हो, तो क्या करते हैं? तो एक वो बनेगा, एक पैनल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक पैनल बनेगा, और इस पैनल में क्या होगा? हाई कोर्ट के वर्तमान जज, हाई कोर्ट के
वर्तमान जज, इसमें 3 लोग होंगे, ठीक है, 3 लोगों का है। फिर दूसरा होता है हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज, हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज, ठीक है, ये होंगे। फिर तीसरा है कि हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले, जज बनने की योग्यता रखने वाले, ठीक है। अगर किसी को रासुका या एनएसए के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है, इसके तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो अगर उसे हमें 90 दिनों से अधिक गिरफ्तार रखना है या 3 माह से अधिक नज़रबंद रखना है, तो क्या कंडीशन है? तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वर्तमान जो हाई कोर्ट है, वर्तमान हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, ठीक है। और उस पैनल में 3 सदस्य होंगे, 3 लोगों का एक पैनल बनेगा, और उसमें हाई कोर्ट के वर्तमान के जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं जिन्हें अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर्ड हो चुके हैं अवकाश पे, तो उनको भी लिया जा सकता है, और हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इससे ये नहीं कि इससे एक होगा, इससे एक, इससे एक, ऐसा नहीं है। इससे 2 हो सकते हैं, इससे एक हो सकता है, इससे 2 हो सकते हैं, इससे एक हो सकता है, तो किसी से भी 3 ले जा सकते हैं, या इससे अकेले 3 लिए जा सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 को हमने देखा, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या है? ये है आर्टिकल 22। हमने आर्टिकल 22 को पढ़ा, और आर्टिकल 22 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, और ना ही नज़रबंदी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या नज़रबंद करना है तो उसे कारण बना। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार होने का कारण जानने का अधिकार है, उसे कारण बताना होगा कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल कहता है इसमें कि मनमाने वकील से सलाह लेने का अधिकार। अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने वकील से मिलूं या उससे सलाह लूं, तो ये मेरा अधिकार है, आर्टिकल 22 कहता है। आर्टिकल 22 कहता है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। गिरफ्तार व्यक्ति को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष प्रस्तुत किया जाए, कब? 24 घंटे में। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर जिसको गिरफ्तार किया जाता है वो कहीं दूर दराज के क्षेत्र में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसमें अवकाश का समय और यात्रा का समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें यात्रा का समय और अवकाश का समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ये देखा हमने। फिर देखा कि ये आर्टिकल, इसके 2 अपवाद हैं। क्या है? 2 अपवाद हैं। क्या है? 2, यानी कि 2 प्रकार के व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। पहला कौन सा है? शत्रुदेशीय, और दूसरा है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। तो इनको आर्टिकल 22 का संरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा कि शत्रुदेशीय क्या होते हैं। शत्रुदेशीय क्या होते हैं कि ऐसे देश के नागरिक जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, ऐसे देश के नागरिकों को हम शत्रुदेशीय नागरिक कहते हैं, और इन्हें आर्टिकल 22 का संरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है। अगला क्या देखा था हमने कि निवारक निरोध, निवारक निरोध, ठीक है। निवारक निरोध, ऐसे व्यक्ति को जिसने अपराध किए बिना, यानी कि जो अपराध किया भी नहीं है लेकिन वो भविष्य में कर सकता है, ऐसी संभावना है, तो अगर किसी को इस आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निवारक निरोध कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी आर्टिकल 22 प्राप्त नहीं है। लेकिन अब हमने बताया कि निवारक निरोध होता है, एक होता है दंडात्मक नजरबंदी।
एक तो निवारक निरोध नजरबंदी या दंडात्मक नजरबंदी, एक ये है कि जब व्यक्ति अपराध कर चुका होता है, किसी व्यक्ति ने जब अपराध होने के पश्चात उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि वो दंडात्मक नजरबंदी है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 22। और उससे संबंधित हमने देखा कि जो नजरबंदी है वो समवर्ती सूची का विषय है, उस पर केंद्र राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने। अब हम देखते हैं कि अगला आर्टिकल क्या है। हमने यहाँ स्वतंत्रता के आर्टिकल को समाप्त कर दिया, जितना भी स्वतंत्रता का अधिकार पर आता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 से और 22, ये स्वतंत्रता के अंतर्गत के आर्टिकल थे। इनको हमने बहुत अच्छे से और डीप में जाके इनको समाप्त किया है। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, हमने स्वतंत्रता पहला आर्टिकल देखा समानता का अधिकार, उसमें हमने 14, 15, 16, 17 और 18 ये आर्टिकल देखे और इनको बहुत अच्छे से देखा, बहुत डीप में जाकर देखा। ठीक है, फिर हमने आर्टिकल देखा, अगला अधिकार देखा कि स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा देखा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में हमने आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A देखा। ठीक है, अब जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल, क्या है अगली स्वतंत्रता क्या है थी हमारी, उसके अंतर्गत 2 आर्टिकल है। अगली है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध संरक्षण। अगली स्वतंत्रता क्या है? शोषण के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, शोषण के विरुद्ध संरक्षण। अगली स्वतंत्रता क्या हमारी? शोषण के विरुद्ध संरक्षण। इसके अंतर्गत हमको 2 आर्टिकल पढ़ने हैं। एक है आर्टिकल 23 और एक आर्टिकल है 24। ठीक है, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, तो इनको देख लेते हैं कि आर्टिकल 23 क्या कहता है और आर्टिकल 24 क्या कहता है। तो आर्टिकल 23 देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 23 ये क्या कहता है? ये रोकता है कि मनुष्यों का यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ये कहता है कि मनुष्यों का दुर्व्यापार। क्या होता है? मनुष्यों का दुर्व्यापार। मनुष्यों का दुर्व्यापार। ठीक है, और इसमें दूसरा है बेगार। क्या है? बेगार। और तीसरा है बलात्श्रम। बलात्श्रम की मनाही करता है। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मनुष्यों का दुर्व्यापार, दूसरा कहता है बेगार और बलात्श्रम की मनाही करता है, यानी कि ये आर्टिकल व्यक्ति को शोषण से बचाता है। अब जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये आर्टिकल क्यों डाला और इस आर्टिकल से संबंधित प्रावधान क्यों रखे, क्योंकि हमको पता था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो कई वर्षों से, कई सालों से जो यहाँ के लोग थे, एक धनी वर्ग था, सामंतवादी व्यवस्था भी कहीं थी, और अंग्रेज, तो यहाँ क्या होता था कि जो निर्धन वर्ग था, शोषित वर्ग था, उनसे, और अंग्रेजों के समय में तो मानवों की खरीद व्यापारी होती थी, उनको बेचा जाता था, उनको खरीदा जाता था दासों के तौर पर। और सामंतवादी व्यवस्था में लोग किसान थे, उनसे काम कराया जाता था, जो ठाकुर होते थे, जो भी मुखिया वगैरह होते थे, तो ये सब व्यवस्था फैली हुई थी। तो इसी स्थिति को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये मनुष्यों के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम की मनाही जैसे प्रावधानों को रखा। तो आर्टिकल 23 कहता है कि मनुष्यों का दुर्व्यापार ना हो, यानी कि मनुष्यों की कोई व्यापार ना करे। अगर कोई व्यापार करता है तो वो एक दंडनीय अपराध है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे वेश्यावृत्ति, ठीक है, वेश्यावृत्ति क्या है? इसके लिए लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है, तो ये क्या है? मनुष्यों का दुर्व्यापार।
तो इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बेगार और बलात् श्रम क्या होता है, क्या इन दोनों में अंतर है? बेगार, बेगार का मतलब होता है कि, इसको ऐसे समझते हैं, बेगार, क्या पढ़ रहे हैं हम? बेगार। ठीक है, बेगार क्या है? बेगार में व्यक्ति को, बेगार में व्यक्ति को पर्याप्त मजदूरी, पर्याप्त मजदूरी दिए बिना, पर्याप्त मजदूरी दिए बिना क्या होता है कि उसको काम करा लिया जाता है, यानी कि उसको कार्य के लिए बाध्य किया जाए। बिना मजदूरी दिए, पर्याप्त मजदूरी दिए बिना कार्य के लिए बाध्य करना। क्या है? कार्य के लिए बाध्य करना। ठीक है, कार्य के लिए। बेगार में क्या कहता है कि व्यक्ति को पर्याप्त मजदूरी, इसमें यह शब्द याद रखना क्या आना चाहिए कि इसमें पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, लेकिन उसको दिए बिना ही। जैसे गांव के कोई ठाकुर है, ठीक है, ठाकुर है, उसके यहाँ पार्टी है और लोग जाते हैं पार्टी में, तो वो उनसे काम कराता है और खाना खिला देता है। जब वो लोग उससे पैसा मांगते हैं, मजदूरी मांगते हैं, तो वो नहीं देता है और बोल देता है कि खाना तो खा लिया है। तो क्या उसको पर्याप्त मजदूरी नहीं दी। ठीक है, अगर ऐसे कोई काम कराता है तो वो एक अपराध है, वो उसको बेगार कहते हैं। ठीक है, बेगार में क्या होता है कि उसको पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाती। ठीक है, अब आता है अगला, बलात्। ठीक है, क्या आता है अगला? बलात्। बलात् क्या बोलता है? बलात् श्रम। ठीक है, बलात् श्रम में ये होता है कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, इच्छा का ना होते हुए भी, यानी कि व्यक्ति की इच्छा भी नहीं है कि ऐसा करे, फिर भी वो उस काम को करता है। ठीक है, इच्छा के विपरीत में जाकर, यानी कि कोई उसकी इच्छा ही नहीं है तो वो काम करता है, तो उसको हम बलात् श्रम कहते हैं। कि इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, अगर वो इच्छा के विरुद्ध काम करता है तो ऐसे में उसको बोलते हैं हम कि ये बलात् श्रम है। क्या है? बलात् श्रम है। तो वो आर्टिकल 23 इसकी भी मनाही करता है कि मान लेते हैं ये है, ये गांव का ठाकुर है। ठीक है, अब इसको अपने खेत का गेहूं फसल कटवानी है। इसमें क्या होता है? इसमें मजदूरी दी जाती है। एक बात याद रखना, इसमें मजदूरी दी जाती है और इसमें पर्याप्त मजदूरी भी नहीं दी जाती है। अब ये ठाकुर है, इसको अपना खेत कटवाना है। अब ये जनता को बोलता है कि मेरा खेत काट दो, हम आपको मजदूरी दे, लेकिन जनता बोलती है नहीं, आज मेरा मन नहीं है। तो ये फोर्सफुली उनसे काम करा सकता है, तो उसी को बोलते हैं बलात् श्रम। इनकी इच्छा नहीं है, किसी की भी इच्छा नहीं है, लेकिन वो फोर्सफुली इनसे काम करा सकता है इच्छा के विरोध। तो उसी की भी मनाही करता कि हमारे देश में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे देश में सामंती व्यवस्था थी। कहें तो वहाँ के जो बड़े बड़े ठाकुर लोग होते थे, गांव के लोग होते थे, बहुत दबंग लोग होते थे, तो वो जबरदस्ती काम कराते थे, भले ही व्यक्ति की इच्छा हो या ना हो। उन्होंने बोल दिया कि काम करना है, तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार ला गया और उसमें कहा गया कि व्यक्ति बलात् श्रम नहीं करेगा। यानी कि क्या होगा उसमें? उसमें कहा गया कि मनुष्यों का दुर्व्यापार नहीं होगा, यानी कि मनुष्यों की खरीद बिक्री नहीं होगी। ठीक है, बेकार नहीं होगा और बलात् श्रम नहीं होगा। ये था आर्टिकल 23, छोटा सा आर्टिकल था। अब देखते हैं आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 भी शोषण के विरुद्ध अधिकार का एक आर्टिकल है और ये बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, क्या बोलता है ये? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, क्या है इसमें? पहला इसमें लिखा है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं वो लिखते हैं कारखाने। ठीक है, अगला है खान, और जो अगला है इसमें
खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान और खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए कि कारखाने, इनमें नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इनमें खतरा होने का डर है, उसके मरने के चांसेस होती। खान बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत मेहनत का काम होता है, तो उसमें भी। और खतरनाक उद्योग या कामों में नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक रोजगारों में भी, काम या रोजगार में भी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। अब ये सोचिए कि 14 वर्ष क्या है इसमें, 14 वर्ष है। ठीक है, यानी कि 12 साल, 14 साल, यानी कि इन तीन को छोड़कर और किसी में तो लगाया जा सकता है। ये तीन, अगर इस आर्टिकल की कमियों को देखें तो इस आर्टिकल की क्या कमियां हैं कि सिर्फ ये तीन चीजों में बच्चों को जाने से रोकता है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैस है, ठीक है, या वर्तमान में देख लेते हैं चाय की दुकान बहुत फेमस है, तो इनमें ये काम कर सकते हैं 14 वर्ष से कम। आपने भी देखा होगा रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं बगल में चाय तो बोलते छोटू चाय ला, तो छोटू 14 साल से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें जा सकता है। तो क्या है ये, तो ये इसके अपवाद है कि ठीक है इनमें नहीं जाएंगे लेकिन और काम तो कर सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों का शोषण होता है, लोग काम करवाते हैं इनमें। आपने कई बार देखा होगा कि आर्टिकल इतना ही कहता है 14 से कम वर्ष, जो 14 वर्ष से कम है इसको 18 भी तो किया जा सकता था। यानी कि जो 15 का हो गया उसको तुम कारखाने में भेज सकते हो, यानी कि जो 15 का हो गया उसको तुम कारखाने में भेज दो काम करने के लिए, या जो 16 का हो गया उसको खान में भेज दो, या जो 17 का होगा उसको खतरनाक उद्योगों में या काम में, खतरनाक रोजगारों में काम दे सकते हो। सिर्फ 14, क्योंकि एक साल में इतना नहीं बदल जाएगा। ठीक है, तो इसकी जरूरत थी। तो यहीं इस चीज को सुधारने के लिए और इस चीज को और विस्तृत करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये प्रावधान डाला, लेकिन आगे चल के संसद ने इससे संबंधित एक कानून बनाया। ठीक है, और इस कानून में कुछ प्रावधान किए गए और इसके लिए उन्होंने बताया कि क्या बनाया, बाल श्रम नियंत्रण एवं अधिनियम। ठीक है, क्या बनाया, बाल श्रम नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, ये कब बनाया था, ये बनाया था 1980 में। ठीक है, कब बनाया था, 1980 में। क्या बनाया, बाल श्रम नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, बाल श्रम नियंत्रण अधिनियम। अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले है कि इसकी जो पहली है, इसको कहा गया कि बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। क्या बोला, बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। क्या बोला कि बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। दूसरा इसमें क्या बोला कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी प्रकार के, यानी कि क्या होगा कि 18 वर्ष से आयु के किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं होंगे। ठीक है, और तीसरा क्या लिखा है इसमें, तीसरा लिखा है कि जो 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको घरेलू कार्यों में, 18 वर्ष के बच्चे, ये संशोधन के बाद किया गया था कि इसमें कुछ संशोधन किया गया। अब देखते हैं कि आर्टिकल 24 में क्या लिखा था, 14 वर्ष का, संसद ने प्रावधान करके क्या कर दिया, इसमें 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, कि अब 18 वर्ष के बच्चे किस में, वही तीन चीजें हैं कि कारखाने, ठीक है, खान और खतरनाक रोजगार। ठीक है, तो इनमें नहीं जाएंगे।
18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ठीक है। और जो मेन आर्टिकल था, जो अपना मुख्य आर्टिकल था, तो उसमें था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ठीक है। अब इससे आगे हम कल देखेंगे कि अगला आर्टिकल देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, और ये सबसे रिलेटेड, और देखेंगे इससे संबंधित इस सुधार में 2015 में इस कानून में भी संशोधन किया गया था, तो इसको भी हम कल देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।